जी जनाब, यूरोपियन का दूसरा पेपर। और ये मेरे से टाइमली शेयर नहीं हो सका, बल्कि वो गलत शेयर हो गया था इनफैक्ट। तो मैंने फिर अभी वो दूसरा पेपर भी ये शेयर कर दिया। पहला सवाल जी, मेज़ीनी, कैवूर, गैरिबाल्डी, विक्टर एमानुअल, इनका क्या रोल रहा इटालियन यूनिफिकेशन। तो यूरोप की तारीख में जहां मूवमेंट्स और इडियोलॉजीज ने बड़ा इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले किया ना जी, 18th और 19th सेंचुरी में, वहीं साइमल्टेनियसली पर्सनालिटीज का भी बड़ा इन्फ्लुएंशियल रोल है। और इटालियन एंड जर्मन यूनिफिकेशन, ये दो ऐसी डेवलपमेंट्स हैं कि इटालियन और जर्मन यूनिफिकेशन दोनों में हमें मूवमेंट्स या आइडियोलॉजीज से ज्यादा पर्सनालिटीज का इन्फ्लुएंस नजर आता है। ये एक ऐसा इंट्रोडक्शन जो हमें जर्मन यूनिफिकेशन प्लस इटालियन यूनिफिकेशन दोनों में यूज कर सकते हैं। पता होना चाहिए आपको जी कि मेज़ीनी इसका इंटेलेक्चुअल रोल है। क्या 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 करता रहा मेज़ीनी, उसकी डिटेल बतानी पड़ेगी आपको। कैवूर इसका फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में रोल है। कैसे यूके फ्रांस को अपने हक में राजी किया इसने, कैसे प्रशियंस के साथ उनको अपनी फेवर में रखा। सो इसका फॉरेन पॉलिसी एज अ स्टेट्समैनशिप, आप कह रहे हैं ना, एज अ स्टेट्समैन हमें इसका रोल ज्यादा मिला। गैरिबाल्डी जी एज अ रेवोल्यूशनरी साउथ के एरियाज में। अच्छा, कैबूर की आपने डिटेल जरूर बतानी कि इसने नॉर्थ के एरियाज कैसे लिए, सेंट्रल इटली के एरियाज कैसे लिए, ये रेफरेंडम करा के लिए, ये कॉन्केस्ट करके लिए, तो वो डिटेल तो जरूर बतानी। गैरिबाल्डी साउथ एशिया लिख दिया मैंने, सदर्न इटली के एरियाज जो है वो इसने कैसे कैप्चर किए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, विक्टर इमानुअल। अब जिसने इटालियन यूनिफिकेशन पढ़ी है उसको पता होगा कि विक्टर इमानुअल से पहले था एल्बर्ट, चार्ल्स एल्बर्ट, इसका बाप। 1848 में जब बड़ा हाई टाइम था, अगर चार्ल्स एल्बर्ट उस वक्त नारा लगा देता यूनिफिकेशन का तो काफी दुनिया ने उसके साथ मिल जाना था। लेकिन वो वीक किंग साबित हुआ, कोशिश की उसने लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो वो एब्डिकेट हो गया इन फेवर ऑफ अपने बेटे विक्टर इमानुअल के। विक्टर इमानुअल ने ही कैवूर को पैटर्नेज दी, विक्टर इमानुअल ने ही गैरिबाल्डी को पैटर्नेज दी। यानी ये जो सारे काम हैं स्टेट्समैन के, रेवोल्यूशनरीज के, ठीक है मजीनी तो फोत हो गया था, तो ये जो काम है ये सारे विक्टर इमानुअल की लीडरशिप में ही हुए। अगर विक्टर इमानुअल ना होता तो जायरा कैबूर ना होता। तो ये आपने इनकी, अगेन स्टेफन की किताब, जर्मन प्लस इटालियन यूनिफिकेशन के लिए इसकी किताब के जो रेफरेंसेस हैं उनको एक दफा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है जी। सेकंड, क्राइमियन वॉर। Crimean War, in a sense, was watershed of European history. Watershed of European history, ये इसको इसको कोट किया जाता है। It was a beginning of a new era. अच्छा जी, तो क्राइमिया से पहले क्या हो रहा था जी? अगर 1854 में क्राइमिया, तो इससे पहले ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस है ना जी। नो मेजर पावर फॉट वॉर अगेंस्ट ईच अदर। आपस में कोई बड़ी जंग नहीं हुई किसी बड़ी पावर की। 1858 वो पहला इंस्टेंस है कि जहां मेजर पावर्स यानी यूके फ्रांस वर्सेस रशिया
वॉर होगी। और इसके बाद फिर हमें कंपटीशंस का सिलसिला टिल वर्ल्ड वॉर वन होता नजर आता है। एक बड़ा आर्गुमेंट तो ये हो गया जी हमारा, पूरी डिटेल बतानी है। अब आप सब हेडर्स के साथ बता लें या एक ही डिटेल आप एक पेज पे लिख लें, वो आपकी अटेम्प्टिंग का स्टाइल। दूसरा बड़ा आर्गुमेंट यह है कि 1854 में जब क्राइमिया की वॉर हुई है, तो इस वॉर में ऑस्ट्रिया न्यूट्रल हो गया, प्रशिया न्यूट्रल हो गया, यूरोप की कुछ बड़ी पावर्स न्यूट्रल हो गई। यानी यहां से ये भी नजर आया कि नेशनल इंटरेस्ट यूरोपियन स्टेट्स के लिए वो इंपॉर्टेंट हो गया। मॉरल ऑब्लिगेशंस मैटर नहीं करती। मतलब 1848 में रशियंस हेल्प ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया को हेल्प किया था रशिया ने, तो रशियंस को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑस्ट्रियंस हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन नहीं किया। तीसरा फिर रूसोफोबिया। यूरोप में जो फिर 1854 के बाद की आपकी हिस्ट्री है, उसमें रूसोफोबिया हमें फ्रांस में भी नजर आता है, यूके में भी नजर आता है। फिर उसके बाद वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में भी, क्योंकि हाईएस्ट डेथ टॉल है जी इस वॉर का, क्राइमियन वॉर का 7:10 जी, हाईएस्ट डेथ टॉल। तो वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न टेक्निक्स ये पहली दफा क्राइमिया में इस्तेमाल हुई, और उसके बाद फिर ऑल द वे आगे फिर चलती रही। सो नो डाउट फिर इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, जो अल्टीमेटली यूरोपियंस को फिर वर्ल्ड वॉर वन में लेके गया। पांचवा जो है फ्यूचर ऑफ ईस्टर्न क्वेश्चन। ईस्टर्न क्वेश्चन का क्या होगा बल्कान के एरियाज का, ये वो सवाल जो 1854 से ऑनवर्ड्स आपको वर्ल्ड वॉर वन तक लेके गया। सो नो डाउट जी क्राइमियन वॉर जो है वो एक वाटरशेड है, एक बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। फिर जनाब उसने पूछ लिया राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये किस तरह थ्रेट था जी रशिया के लिए एंड ऑस्ट्रिया के लिए। हाउ डिड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप थ्रेटन द रशियन एंड ऑस्ट्रियन एम्पायर। रशियन एम्पायर को ये थ्रेटन तो इन द फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन, इन द फॉर्म, आप सारी वो डिटेल बताएंगे, ब्लडी संडे 1905, फिर उसके बाद 1917 की प्रोविजनल गवर्नमेंट्स, फिर 1917 का कू। रशिया में लार्जली ये ऑपरेट किया, इसकी रीजन जो है वो फूड सिक्योरिटी, कंज्यूमरिज्म, इक्वालिटी, ब्ला ब्ला। तो एक तो विद इन जिसको और उर्फे आम में मतलब के कम्युनिज्म। तो रशियन एम्पायर तो जो है उसको हमें ये एस्पेक्ट्स जो है वो नजर आते हैं कि यहाँ का जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ वो इडियोलॉजी बेस्ड था जी, जिसके फोकस उसका रोटी कपड़ा मकान और जनाब बराबरी और ये चीज। तो रशियन नेशनलिज्म तो विद इन रशिया ही ऑपरेट किया। ऑस्ट्रियन नेशनलिज्म ये बड़े मजेदार चीज है। ऑस्ट्रिया जी मल्टीनेशनल एम्पायर रही है जी यूरोप में। इसमें हंगरी भी है, इसमें ऑस्ट्रिया भी है, इसमें चेक भी थे, इसमें जर्मन्स भी थे, इसमें मगयार्स भी थे, एक्सेट्रा। बहुत सारी नेशंस ऑस्ट्रिया में थी। सर ऑस्ट्रिया में कोशिश भी यही हुई पूरी 19th सेंचुरी में कि जनाब किसी भी तरह की रेवोल्यूशनरी या नेशनलिज्म की मूवमेंट्स को क्रश किया जाए, रोका जाए। 1830s में भी रोका गया, 1848 में भी रोका गया, लेकिन 19th सेंचुरी के एंड में और फिर 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में, यानी 19th सेंचुरी में आप कह लें कि 1850s से ऑनवर्ड्स हमें फिर
बल्कान एरियाज में भी स्लाव नेशनलिज्म, यानी पूरी ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंदर की कहानी सारी जो है कि वो कैसे नेशनलिज्म उनके लिए थ्रेटन था और उन्होंने उसको कैसे रोकने की कोशिश की। नॉलेज एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सही है जी। और अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 1 में हम देखते हैं आके कि ऑस्ट्रियन एम्पायर भी डिसइंटीग्रेट होगी और रशियन भी एम्पायर भी खत्म होगी, उसकी जगह रेवोल्यूशन आ गई। बिस्मार्क ने क्या रोल प्ले किया जी जर्मन यूनिफिकेशन में? सेम इंट्रोडक्शन जो पहले इटली वाले में करवाया कि जनाब पर्सनैलिटीज का भी इम्पैक्ट नजर आता है। सो बिस्मार्क की पहले तो आप डोमेस्टिक पॉलिसीज बताएंगे ना जी कि कैसे उसने प्रिपरेशन की, प्रशिया का दायरा था तो उसने कैसे डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में प्रिपरेशन टुवर्ड्स यूनिफिकेशन, वो समझता था कि जनाब ये फोर्स के जरिए ही हो सकती है, ये डायलॉग के जरिए डिप्लोमेसी के जरिए नहीं, ये फोर्स के जरिए ही हो सकती है। तो उसकी मशहूर पॉलिसी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, उसका हवाला आप देंगे। फिर ये फोर्स उसने यूज कैसे की? पहली स्टेज पे डेनमार्क के खिलाफ की, दूसरी स्टेज में ऑस्ट्रिया के खिलाफ की, डिटेल्स। फिर तीसरी स्टेज में उसने एक सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट किया जर्मन कॉन्फेडरेशन के एरियाज में, और उस सिक्योरिटी डायलेमा में जर्मन कॉन्फेडरेशन जो है वो अल्टीमेटली बिस्मार्क को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई। तो रिजल्टेंटली फिर फ्रांस पे अटैक किया, फ्रांस से अपने इलाके वापस लिए। ये डिटेल सारी आपने बतानी है कि ये जी इसकी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी थी कि जिसने जर्मन यूनिफिकेशन करवाई। मेरे नजदीक तो ये इजी सवाल है, ये पेपर में कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। आखिरी, फोर्सेस ऑफ चेंज वर्सेस फोर्सेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, डेविड थॉमसन। दो चैप्टर्स हैं जी। फोर्सेस ऑफ चेंज कौन सी थी, फोर्सेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी कौन सी थी, जिन्होंने पूरी 19वीं सेंचुरी को अपनी लपेट में लिया जी। फोर्सेस ऑफ चेंज, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म। कौन सपोर्टर थे ज्यादा? यूके, फ्रांस। फोर्सेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कंजर्वेटिज्म। सही है जी। स्टेटस को। कौन एडवोकेट थे जी कंजर्वेटिज्म के? और यहाँ पर सोशलिज्म भी जी। कौन था जी एडवोकेट? ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया। तो क्लैश कहाँ जी? 1830s के रेवोल्यूशन, 1840s के रेवोल्यूशन, 1861 से 71 तक की यूनिफिकेशंस के इटली और जर्मनी अपने अंदर चेंज ही आई ना जी, एक किस्म की यूरोप के पूरे मैप में। सही जी। सो पूरा नेट शेल में आपने इसके दो चैप्टर्स की टेक्निकली समरी है, और अल्टीमेटली ये साबित हुआ वर्ल्ड वॉर 1 तक जाते जाते कि फोर्सेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी खत्म हुई और फोर्सेस ऑफ चेंज प्रिवेल की। एक सवाल रह गया, सॉरी, चौथा सवाल। आई हैव कम टू द वर्ल्ड ईदर टू अर्ली और टू लेट। किसने कहा जी? और एक्सप्लेन करें। अगर कोई इस तरह का सवाल दे गया तो भाई जो रीडर है, जिसने एटलीस्ट स्टेफन जेली और डेविड थॉमसन पढ़ी है, वो तो फौरन पकड़ जाएगा कि ये कौन है जी, मेटरनिख है जी।
मेटरनिख ही तो फोर्सेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी का लीडर था जी। इनका सरखेल जो है वो मेटरनिख था, ऑस्ट्रिया से था जी, ऑस्ट्रिया का चांसलर था जी। इसकी क्या पॉलिसीज थी जी, जिसको कहते हैं मेटरनिख सिस्टम। 1815 से 1848 तक का यूरोप चला ही मेटरनिख के नाम पे है जी। लेकिन इसका मेटरनिख सिस्टम फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में 1823 में कोलैप्स कर गया, और इसका मेटरनिख सिस्टम डोमेस्टिक ऑस्ट्रिया और जर्मन कॉन्फेडरेशन के एरियाज में 1848 में कोलैप्स कर गया। इसकी क्या पॉलिसीज थी, डोमेस्टिक पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसी, सारी डिटेल्स आप बताएं। और जब सब कुछ कोलैप्स हो गया तो उसने कहा या तो मैं बहुत जल्दी आ गया हूं या मैं बहुत लेट आया हूं इस दुनिया में। सो ये थे जी सवाल इस एरिया के। स्टीफन जेली एंड डेविड थॉमसन, ये दो किताबें जो हैं वो खास तौर पर आपकी वर्ल्ड वॉर टू तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उनके लिए, एनालिसिस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जितना टाइम कम रह गया, चलो ये तो नहीं, लेकिन पेपर देने के बाद भी अब आप इनको जरूर पढ़ें। थैंक यू।